दोस्तों, मैं मनजीत सिंह अपने नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। कल हमने चर्चा की थी कि आज हम संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संविधान की बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन हम उनको 2 या 3 विशेषताओं के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि एक तो वीडियो छोटा बने, आप उसको अच्छी तरह से देख पाएँ, और दूसरा वो आपको अच्छी तरह से वो समझ आ पाए। तो संविधान की जो पहली विशेषता है वो है विस्तृत व लिखित संविधान, कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या अर्थ हुआ? पहले हम विस्तृत की बात करें कि हमारा जो संविधान है बहुत ही विस्तृत है, लेंथिएस्ट, बहुत ही लंबा है। इसमें जब ये शुरुआत में बना था, इसमें 395 धाराएं या अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां या शेड्यूल थे और 22 उसके भाग थे। और इन सब में हम पढ़ते हैं कि राज्य सरकार है, केंद्रीय सरकार है, कि वहां पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध कैसा होगा, कैसे किन किन तरीकों से होगा। यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यहाँ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, यहाँ पर चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। बहुत ही विस्तार से हर भाग की चर्चा की गई है। शुरुआत में यहाँ पर 395 धाराएं थी, 395 अनुच्छेद थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए वो लगभग आज 450 हो गए हैं, 450 के आसपास हो गए हैं। नंबर उनका 395 ही रहा। अब क्या किया गया कि हम जब लास्ट में जाते हैं तो अंत में 395 ही देखने को मिलता है। फिर हम कैसे कह दें कि वो 450 के आसपास हो गए हैं? उसका कारण ये है कि हमने 395 नंबर तो वही रखा, लेकिन जो बीच में अनुच्छेद हैं उनके बीच में हमने जैसे 21A, 21B इस ढंग से करके अनुच्छेदों की संख्या को बढ़ा दिया है। उसी प्रकार हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, अब बढ़कर के वो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। उसी प्रकार पहले इसमें 22 भाग होते थे, अब उसमें 25 भाग हो गए हैं। उसी प्रकार जैसे हमने अनुच्छेदों में कहा था कि 395 ही है, लेकिन ABC डाल करके 450 कर दिए हैं। उसी प्रकार भाग भी 22 ही हैं, लेकिन उसमें 1 और 2 करके उसको A और B करके 22 ही रखा है, वो बीच में शामिल कर लिए गए हैं। उसी प्रकार दूसरी जो बात है कि वो लिखित है। लिखित हमने बता दिया, विस्तृत बता दिया, अब है लिखित। लिखित यानी बात समझ में नहीं आई, संविधान तो लिखित ही होते हैं, फिर उसमें लिखित अलिखित की क्या बात है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ देशों के संविधान लिखित होते हैं, जैसे कि भारत और अमेरिका का संविधान। ये लिखित है, हर चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है और लिखा गया है। जबकि कई संविधान जैसे कि इंग्लैंड का संविधान वो अलिखित नहीं है, लिखित नहीं है, अलिखित है। लेकिन थोड़ा सा अंतर जानना बहुत जरूरी है। अलिखित का मतलब यह नहीं है कि वो लिखा ही हुआ नहीं है। ब्रिटेन का जो संविधान है बेशक वो लिखित नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने भी अपनी किताब लगा रखी है, और जब भी वहां पर कोई नई चीज आती है तो वो उसमें लिख लेते हैं। समझने की बात यह है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसा कि भारत का संविधान ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है। पूरी चीज बताई गई है, कौन सी कहां से कहां तक है। जबकि ब्रिटेन के संविधान में, जिसको हम कहते हैं लिखित नहीं है, लिखित होने के बावजूद भी वो लिखा हुआ है। सिर्फ ये जानना जरूरी है कि वो थोड़ा संगठित नहीं है, जब भी कोई चीज नहीं आई वो उसमें लिख दी। और कुछ पुरानी जो परंपराएं थी, पुरानी जो मान्यताएं थी, उनके ऊपर ही वो चला आ रहा है। जबकि भारत का संविधान अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक पूरी तरह से हर चीज स्पष्ट है, क्लियर है, लिखी हुई है। इसीलिए हम कहते हैं भारत का संविधान लिखित व विस्तृत है। दूसरी जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान की विशेषता, वो है संघवाद, फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है
जिसमें एक देश में 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें काम कर रही होती हैं। अब भारत की अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि यहां पे संघीय व्यवस्था है। थोड़ा सा जाने, आप जानते हैं कि भारत में 2 स्तर पर कार्य कर रही हैं सरकारें। एक वो सरकार है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, जिसको हम संघीय या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी वो सरकारें हैं जो अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाती हैं, वो राज्य सरकारें कहलाती हैं। जैसे पंजाब की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, हिमाचल की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जब ये अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, तो क्या इनके बीच में किसी बात को लेकर के विवाद नहीं हो पाएगा? क्या कभी विवाद नहीं उठेगा? उठेगा। इसी बात से बचने के लिए, इसी बात को हल करने के लिए क्या किया गया है, इन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है कि अगर किसी बात को लेकर के कभी टकराव हो, तो वो जो विभाजन किया गया है, कि जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसके आधार पर अपने आप को वो थोड़ा सहमत हो जाएंगे और उसके आधार पर अपना काम करना शुरू कर देंगे। अब भारत में क्या है, ये जो शक्तियों का विभाजन है 3 सूचियों के बीच में किया गया है। पहली है केंद्रीय सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। अब केंद्रीय सूची में 97 विषय रखे गए हैं, यानी 97 विषयों पर अगर कानून बनाने का अधिकार होगा तो वो सिर्फ केंद्र की सरकार को होगा। जैसे बैंकिंग है, रक्षा है, विदेश है, इंश्योरेंस है, ये सारे का सारा जो काम है, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। राज्य सरकार की बीच में राज्य सरकार का बीच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरी सूची राज्य सूची, उसमें वो कानून या विषय शामिल किए गए हैं जिन पर केवल राज्य की सरकार ही कानून बनाएगी, केंद्र की सरकार नहीं। जैसे पुलिस है, कानून है, व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन पर राज्य की सरकार कानून बनाएगी। अब फिर तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची। इसमें पहले 47 विषय थे, बाद में इसमें 5 विषय और जोड़ दिए गए और ये 52 विषय हो गए। अब ये वो सूची है जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है, यानी केंद्रीय सरकार भी और राज्य सरकार भी। जैसे तलाक है, विवाह है, इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार दोनों को ही है। इसके अतिरिक्त एक चौथी सूची भी हमने बनाई है जिसको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, रेजिडुअरी पावर कहते हैं। वो किस लिए है? मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा विषय आन पड़े या आ जाए कि पता ही नहीं चले कि वो कौन सी सूची का है, तो ऐसी स्थिति में उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को होता है। तो ये था सूचियों का विभाजन, जिससे पता चल रहा है कि किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, और क्योंकि ये शक्तियों का विभाजन है इसलिए हम इसको संघात्मक या फेडरल गवर्नमेंट के नाम से, ऐसी व्यवस्था को फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। आने वाले टॉपिक्स में, वीडियो में हम संविधान की अन्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये 2 विशेषताएं अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी।